नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस वीडियो में। इसमें हम बात करेंगे प्रथम वर्ष समाजशास्त्र के प्रथम प्रश्न पत्र की, जिसके अंतर्गत हम बात कर रहे थे सामाजिक समूह के बारे में। उसी को आगे बढ़ाते हुए हम सामाजिक समूह के प्रकारों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। कभी कभी हमारे मन में यह प्रश्न उठ सकता है कि आखिर लोग समूह में क्यों रहते हैं या समूह में रहने का मुख्य आधार क्या है। समाज में समूहों के निर्माण के कई कारण या आधार हैं, जिसे फिक्टर ने 4 खंडों में विभाजित किया है। उसके अंतर्गत पहला है सामान्य कुल। समाज में बहुत से लोग रक्त या विवाह के आधार पर इकट्ठे रहना चाहते हैं। परिवार या ग्रामीण समुदायों जैसे समूहों का मुख्य आधार सामान्य कुल ही है। आदिम जाति समाज में भी कुल जनजातीय समूहों का मुख्य आधार होता है। दूसरा आधार है क्षेत्रीय समानता या सामान्य क्षेत्र। क्षेत्रीय समानता के आधार पर भी सामाजिक समूहों का निर्माण होता है। पड़ोसी और ग्रामीण समुदाय का मुख्य आधार क्षेत्रीय समानता है। खिलाड़ियों का समूह, नागरिक क्लब और क्षेत्रवाद या क्षेत्रीय समूह का आधार सामान्य क्षेत्र का होना है। तीसरा है सामान्य शारीरिक विशेषता। बहुत बार समूहों का निर्माण जैविक विशेषताओं के आधार पर भी होता है, जैसे युवा क्लब, महिला मंडली, नृजातीय समूह आदि। इनके अतिरिक्त सामान्य हित या स्वार्थ भी समूह निर्माण का एक प्रमुख आधार है। समान स्वार्थ वाले व्यक्तियों का एक समूह होता है। उद्देश्यों की समानता के अभाव में समूह का निर्माण संभव नहीं है। यही कारण है कि विभिन्न किस्म के खिलाड़ियों का अलग अलग समूह होता है। संगीतकारों का अपना समूह होता है, व्यापारियों का अपना समूह होता है। हर एक व्यक्ति अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए अलग अलग समूहों का निर्माण करते हैं। इन 4 आधारों में से जब भी कोई एक आधार प्रबल हो जाता है तो सामाजिक समूह का निर्माण हो जाता है। समूहों का निर्माण कभी भी अकारण नहीं होता। कभी तो समूहों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से होता है, तो कभी स्वाभाविक रूप से। लोगों के बीच इतने अधिक स्वार्थों की समानताएं या विभिन्नताएं पाई जाती हैं कि समाज में समूहों का उत्पन्न होना स्वाभाविक है। समूह के निर्माण के आधार और उसके स्वरूपों में इतनी अधिक भिन्नताएं हैं कि समूह के वर्गीकरण के आधार भी एक से अधिक हो सकते हैं, जैसे समूह का आकार, संरचना, समूह के अंतर्गत सदस्यों के बीच संवेगात्मक लगाव की मात्रा, समूह का उद्देश्य, आधार, स्वरूप और उसका स्थायित्व आदि। यही कारण है कि समूह का वर्गीकरण भी अनेक प्रकार का होता है। यहाँ हम मुख्य रूप से जो वर्गीकरण प्रचलन में है, हम उन्हीं की बात करेंगे। लेस्टर वॉर्ड ने समूह के विभिन्न स्वरूपों को ध्यान में रखकर उन्हें मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा है। पहला है ऐच्छिक समूह और दूसरा है अनिवार्य समूह। ऐच्छिक समूह में वे समूह आते हैं जिनकी सदस्यता हम अपनी स्वतंत्र इच्छा से हासिल करते हैं। इसके लिए हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं होता है। किसी क्लब की सदस्यता, राजनीतिक दल की सदस्यता, ट्रेड यूनियन आदि जैसे समूहों की सदस्यता ऐच्छिक होती है। ऐसे समूहों में जिस प्रकार स्वतंत्र इच्छा से सदस्यता हासिल होती है, उसी प्रकार हम उसकी सदस्यता आसानी से छोड़ भी सकते हैं। अर्थात ऐसे समूहों में सदस्यता हमारी इच्छा पर निर्भर करती है। दूसरा है अनिवार्य समूह। कुछ ऐसे भी समूह होते हैं जिनमें शामिल होना या ना होना हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं करता, जैसे परिवार, जाति समूह, प्रजाति समूह आदि कुछ ऐसे ही समूहों के उदाहरण हैं। ऐसे समूहों की सदस्यता जन्म से प्राप्त होती है। हम किस परिवार के सदस्य हों, किस जाति के सदस्य हों या किस प्रजाति समूह के सदस्य हों, यह इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा जन्म कहाँ हुआ है। जिस प्रकार हम ऐसे समूहों की सदस्यता अपनी इच्छा से हासिल नहीं करते, उसी प्रकार हम इन्हें अपनी इच्छा से छोड़ भी नहीं सकते हैं।
सदस्यों के बीच पाई जाने वाली घनिष्ठता और सामाजिक दूरी के आधार पर समनर ने समूह को 2 भागों में बांटा है। वो है अंतः समूह और बाह्य समूह। समनर ने अपनी पुस्तक फोक फेज में केवल अंतः समूह की अवधारणा का जिक्र किया था, जिसके आधार पर बाद में अन्य लोगों ने बाह्य समूह की बात कही। अंतः समूह वह समूह है जिनके हम सदस्य होते हैं और जिससे हमारा अपनापन होता है या अपनेपन की भावना होती है। इसमें एक प्रकार की हम की भावना पाई जाती है, इसलिए इसे कुछ लोगों ने वी ग्रुप कहकर भी पुकारा है। अंतः समूह के अंतर्गत यह अपनेपन की भावना किसी भी सीमा तक हो सकती है। यह लगाव किसी को अपने परिवार से, अपनी समिति से, अपने समुदाय से या पूरे राष्ट्र से भी हो सकता है। ऐसे परिस्थिति में ये सभी हमारे लिए अंतः समूह हो सकते हैं। अंतः समूह को अन्य सभी समूहों के लोगों से अलग माना जाता है। व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी धर्म, भाषा, प्रजाति, राष्ट्र या समुदाय का क्यों न हो, वह अंतः समूह का सदस्य हो सकता है। आधुनिक समाज में कभी कभी यह पता भी नहीं चलता कि किसे अंतः समूह या किसे बाह्य समूह कहा जाए। इस बाह्य समूह को दे ग्रुप या अदर्स ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है। यह वैसा सामाजिक समूह है जिसके हम सदस्य नहीं होते। ऐसी परिस्थिति में ऐसे समूहों के साथ हमारा व्यवहार सहानुभूतिपूर्ण नहीं होता और न ही इसके साथ कोई अपनापन या लगाव होता है। ऐसे समूहों को प्रायः हम अपना विरोधी मानते हैं। इन समूहों का भी कोई निश्चित आकार नहीं होता। यह छोटे भी हो सकते हैं और बड़े भी। व्यक्तियों की सामाजिक स्थिति के आधार पर भी समूह का विभाजन संभव है। मिलर ने इसे ही ध्यान में रखकर समूहों को 2 भागों में बांटा है, विषम स्तरीय समूह और सम स्तरीय समूह। विषम स्तरीय समूह वे समूह कहे जाते हैं जिनके अंतर्गत सभी सदस्य विभिन्न स्तरों में विभाजित रहते हैं। जैसे जाति व्यवस्था इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, क्योंकि इनके सदस्यों का पद, प्रतिष्ठा और भूमिका एक दूसरे से अलग अलग होती है। आर्थिक समूह, धार्मिक समूह या किसी अन्य समूहों में भी ऊंच नीच या कम अधिक प्रतिष्ठित आदि सभी प्रकार के व्यक्ति पाए जाते हैं। ऐसे समूहों के सदस्य स्वयं ही विभिन्न आधारों पर कई स्तरों में विभक्त रहते हैं। इसके विपरीत सम स्तरीय समूह ऐसे समूह होते हैं जिनमें सभी सदस्य लगभग एक ही सामाजिक आर्थिक स्तर के होते हैं। जैसे मजदूर संगठन, रंगकर्मी संघ, शिक्षक संघ आदि समूहों को समान स्तरीय समूह की श्रेणी में रखा जा सकता है। फिक्टर ने सामाजिक समूहों का अपना वर्गीकरण व्यक्तियों की आवश्यकताओं के आधार पर दिया है। प्रत्येक समाज में व्यक्तियों की अलग अलग प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं, जिन्हें पूरा करने के लिए भी विभिन्न प्रकार के लोगों की ज़रूरत होती है। वे लोग अपने कार्यों एवं कुशलताओं के आधार पर भिन्न भिन्न प्रकार के समूहों का निर्माण करते हैं। कभी कभी इन समूहों का निर्माण स्वतः हो जाता है तो कभी सोच समझकर करना पड़ता है। इसे ही ध्यान में रखकर फिक्टर ने 6 प्रकार के सामाजिक समूह बताए हैं, जिनके अंतर्गत पहला है परिवार समूह। परिवार हमारे समाज का सबसे बुनियादी समूह है। व्यक्ति अपने जन्म के साथ ही स्वयं को परिवार के बीच पाता है और यही उसका समाजीकरण होता है। इस प्रकार परिवार में व्यक्ति यौन प्रजनन और बच्चों के लालन पालन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। एक आवास में रहने के कारण परिवार व्यक्तियों की भावनात्मक आवश्यकताओं की भी पूर्ति करता है। प्रत्येक समाज की बुनियादी आवश्यकता कि आने वाली पीढ़ी को समाज की संस्कृति से अवगत कराया जाए, तो इन कार्यों को पूरा करने के लिए समाज में जो शिक्षण संस्थाएं जैसे विद्यालय, महाविद्यालय आदि होते हैं, उन्हें
शैक्षणिक समूहों के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। समाज में रहते हुए वस्तुओं का उत्पादन और उनका उचित वितरण समाज की एक आवश्यकता होती है, जिसकी पूर्ति विभिन्न प्रकार के आर्थिक समूह करते हैं, जैसे किसानों का समूह, मिल मालिकों का समूह, मजदूरों का समूह और व्यापारियों का समूह। समाज को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए कानून और व्यवस्था पर निगरानी रखनी होती है। इसके लिए हमें अनेक समूहों पर निर्भर रहना पड़ता है, जैसे राजनीतिक दल, पुलिस, न्यायालय आदि। आदिवासी क्षेत्रों में पाई जाने वाली पंचायत व्यवस्था को भी राजनीतिक समूह का उदाहरण माना जा सकता है। प्राचीन काल से लेकर वर्तमान समय तक समाज में धर्म का कोई न कोई स्वरूप अवश्य देखने को मिलता है। आधुनिक युग में भी धर्म समाज का एक प्रमुख आधार है। धर्म एक माध्यम है, इसके सहारे व्यक्ति अपने आप को आध्यात्म से जोड़ता है। प्रत्येक समाज में धर्म के आधार पर बहुत प्रकार के संगठन पाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के धार्मिक संगठन एवं संप्रदाय ऐसे ही समूहों के उदाहरण हैं। व्यक्ति प्रतिदिन अपना अधिकांश समय विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने में बिताता है, जो कभी कभी उबाऊ महसूस होता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति की इच्छा मनोरंजन करने की होती है। इस कार्य के लिए समाज में बहुत प्रकार के सांस्कृतिक और गैर परंपरागत समूह या मंडली होते हैं, जैसे नाटक मंडली, दूरदर्शन, सिनेमा। ये ऐसे ही समूहों के उदाहरण हैं। R.K. मर्टन ने सदस्यता के आधार पर 2 तरह के समूह बताए हैं। पहला है सदस्यता समूह और दूसरा है गैर सदस्यता समूह। सदस्यता समूह वैसे समूह होते हैं जिनके हम सदस्य जन्म से होते हैं, जैसे परिवार, धर्म, जाति, गांव, शहर, राष्ट्र। ऐसे समूहों को मर्टन ने सदस्यता समूह कहा है। कभी कभी विवाह के आधार पर भी समूह की सदस्यता प्राप्त होती है। पितृसत्तात्मक परिवार के अंतर्गत महिलाओं को विवाह के आधार पर सदस्यता प्राप्त होती है। व्यक्ति जब वयस्क होता है तो वह विभिन्न प्रकार का ज्ञान और शिक्षा प्राप्त करता है और बहुत प्रकार के ऐसे समूहों के संपर्क में आता है जिनका वह सदस्य नहीं है। कभी वह इनका सदस्य बनना चाहता है और कभी नहीं बनना चाहता। शिक्षा, पेशा, प्रवास, व्यवसाय आदि के आधार पर व्यक्ति जीवन में बहुत प्रकार के समूहों का सदस्य बनता है, तो वह कभी सदस्यता प्राप्त नहीं भी करना चाहता। ऐसे समूहों को मर्टन ने गैर सदस्यता समूह कहा है। समूह के आकार के आधार पर भी समूह को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है प्राथमिक समूह और दूसरा है द्वितीयक समूह। प्राथमिक और द्वितीयक समूह के बीच सिर्फ आकार का ही फर्क नहीं है, बल्कि समूह के अंतर्गत सदस्यों के बीच संबंध के स्वरूप का भी फर्क होता है। सबसे पहले कुली ने प्राथमिक समूह की अवधारणा दी थी, जिसके आधार पर अन्य विद्वानों ने द्वितीयक समूह की अवधारणा का प्रतिपादन किया है। प्राथमिक समूह की अवधारणा सर्वप्रथम C.H. कुली ने अपनी पुस्तक सोशल ऑर्गेनाइजेशन में दी थी। उनके अनुसार प्राथमिक समूहों से हमारा तात्पर्य उन समूहों से है जिनमें सदस्यों के बीच आमने सामने के घनिष्ठ संबंध एवं पारस्परिक सहयोग की विशेषता होती है। ऐसे समूह अनेक अर्थों में प्राथमिक होते हैं, लेकिन विशेष रूप से इस अर्थ में कि ये व्यक्ति के सामाजिक स्वभाव और विचार के निर्माण में बुनियादी योगदान देते हैं। इस अवधारणा के पीछे कुली का मुख्य उद्देश्य यह बताना था कि मानव व्यक्तित्व के विकास में कुछ ऐसे समूह होते हैं जिनकी महत्वपूर्ण या प्राथमिक भूमिका होती है, इसलिए इन्हें प्राथमिक समूह कहा जा सकता है। आज का ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। प्राथमिक और द्वितीयक समूहों के बारे में विस्तार से चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे।